मैकियावेली की कहानी शुरू होती है इटली के शहर फ्लोरेंस में। साल था 1469। उसका बाप बर्नार्डो एक वकील था, लेकिन एक ऐसा वकील जो ज्यादा वक्त बेरोजगार रहता था, मतलब अनएम्प्लॉयड। बर्नार्डो के पास कनेक्शंस थे, लोगों से अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन पैसे नहीं थे। ये स्टोरी फेमिलियर लगी? वो अंकल जो सबको जानता है, हर पॉलिटिशियन से मिला हुआ है, लेकिन खुद की हालत खराब। हर फैमिली में एक बर्नार्डो होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली का खानदान अमीर था, लेकिन बर्नार्डो उस खानदान का सबसे गरीब आदमी था। अब यहां से मैकियावेली की सोच बननी शुरू होती है। उसका बाप धर्म को लेकर स्केप्टिकल था, मतलब उसने कभी अंधविश्वास नहीं किया, कभी ब्लाइंडली किसी चीज पे भरोसा नहीं किया। और उसकी मां पूरी तरह से धार्मिक थी, रिलीजियस पोएम्स लिखती थी, भजन लिखती थी। तो मैकियावेली बचपन से ही दो दुनिया देख रहा था। एक तरफ धर्म का झूठ, दूसरी तरफ धर्म की सच्चाई। एक तरफ उसका गरीब लेकिन समझदार बाप, दूसरी तरफ अमीर लेकिन अंधे रिश्तेदार। ये कॉम्बिनेशन, ये मिक्स, यही चीज बाद में मैकियावेली को दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल फिलोसोफर बना देगी। अब समझो उस वक्त फ्लोरेंस कैसा था। कागज पे तो फ्लोरेंस एक रिपब्लिक था, मतलब जनता का राज। वहां एक सिस्टम था जिसमें हर 2 महीने में नए लीडर्स चुनने जाते थे लॉटरी से, मतलब लकी ड्रॉ जैसा। अब जरा एक सेकंड के लिए पॉज लो और सोचो, अगर ये सिस्टम आज के टाइम में अपने देश में लागू हो जाए, हर 2 महीने में नया पीएम, नया सीएम, लकी ड्रॉ से। कमेंट में बताओ, क्या करप्शन खत्म हो जाएगा या देश का हाल और बुरा हो जाएगा? उस टाइम के लोगों का आइडिया ये था कि कोई एक आदमी ज्यादा टाइम तक पावर में ना रहे, कोई एक फैमिली पूरे शहर पे कंट्रोल ना कर ले। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत में इस पूरे सिस्टम का एक तमाशा बना रखा था मेडिची फैमिली नाम की एक अमीर फैमिली ने। मेडिची फैमिली ने पूरा सिस्टम अपनी मुट्ठी में ले रखा था। वो लॉटरी सिस्टम में अपने फेवर्ड लोगों के नाम डालती थी, अपने चमचों को पावर दिलवाती थी। फ्लोरेंस डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप चल रही थी, और ये सिर्फ फ्लोरेंस की बात नहीं थी, पूरे इटली में यही हाल था। हर जगह करप्शन, हर जगह धोखा, हर जगह 2 फेसेस वाले लोग। आज कुछ, कल कुछ और। आज तेरी तरफ, कल उसकी तरफ। मर्सनरी सोल्जर्स, मतलब किराए के सिपाही, जिस तरफ से ज्यादा पैसा मिलता उधर बदल जाते थे। लीडर्स एक दिन दोस्त, दूसरे दिन दुश्मन। मैकियावेली ये सब बचपन से देख रहा था। उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैकियावेली के दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। जब वो सिर्फ 9 साल का था, तब कुछ लोगों ने मेडिची फैमिली के खिलाफ साजिश की, कंस्पिरेसी की, लेकिन वो पकड़े गए। और उनके साथ जो हुआ वो मैकियावेली ने अपनी आंखों से देखा। उन साजिशियों को उल्टा लटका दिया गया गवर्नमेंट की मेन बिल्डिंग से, और हफ्तों तक वहां लटके रहने दिया गया सड़ने के लिए। 9 साल का बच्चा ये देख रहा है, लाशें लटकी हैं, बदबू आ रही है, और लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं उसके नीचे से गुजरकर। यह था मैकियावेली का बचपन, ये था उसका स्कूल, ये थी उसकी एजुकेशन। करप्शन और ब्रूटैलिटी, धोखा और सजा, ये दोनों चीजें उसने बचपन में ही सीख ली। और शायद यही वजह है कि बाद में उसने वो लिखा जो उसने लिखा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैकियावेली की जवानी के बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता। हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन जो पता है वो ये है कि 1494 में जब मेडिची फैमिली को फ्लोरेंस से भगाया गया, तो मैकियावेली को गवर्नमेंट में एक पोजीशन मिली। वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लिखने लगा, ऑफिशियल पेपर्स हैंडल करने लगा, और फिर कुछ ही सालों में उसकी प्रमोशंस होने लगी। पहले सेकंड चांसरी मिला, जो फ्लोरेंस के 2 सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में से एक था। फिर सेक्रेटरी ऑफ द 10 ऑफ वॉर बना, जो फॉरेन रिलेशंस और वॉर प्रिपरेशंस देखता था। और ये सब हुआ जब मैकियावेली सिर्फ 28 साल का था। आज के टाइम में लोग 28 में रिज्यूम बना रहे होते हैं। मैकियावेली 28 में फ्लोरेंस का टॉप डिप्लोमेट बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, किसी को नहीं पता कैसे। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि उसने ऐसा क्या किया जो ये पोजीशंस डिजर्व करता हो। शायद उसने वही किया जो उसने बाद में अपनी किताब में लिखा। शायद उसने वही गेम्स खेली जो वो दूसरों को सिखाता है। अगली 10 साल मैकियावेली फ्लोरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट रहा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी, फ्लोरेंस इटली के मेन स्टेट्स में सबसे कमजोर था। तो चाहे मैकियावेली कितना भी टैलेंटेड हो, उसके पास काम करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी डिप्लोमैटिक मिशंस में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन शायद ये उसकी गलती भी नहीं थी। कमजोर देश का डिप्लोमैट कितना ही अच्छा हो, वो मिरेकल्स नहीं कर सकता। लेकिन फिर 1512 में सब कुछ बदल गया। फ्लोरेंटीन रिपब्लिक खत्म हो गई और मेडिची फैमिली वापस पावर में आ गई। और मेडिची फैमिली को शक था कि मैकियावेली उनके खिलाफ था, तो उन्होंने उसे अरेस्ट किया, उसे टॉर्चर किया, और फिर उसे एग्जाइल कर दिया, देश निकाला दे दिया। जो आदमी 28 साल की उम्र में टॉप डिप्लोमैट था, वो अब घर से बाहर निकाला हुआ एक नोबडी था। लेकिन यहां से मैकियावेली की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि एग्जाइल में बैठकर अपनी पूरी जिंदगी के तजुर्बे को याद करते हुए उसने वो किताब लिखी जिसने दुनिया बदल दी। उस किताब का नाम था द प्रिंस। अब द प्रिंस को समझने से पहले तुम्हें यह समझना जरूरी है कि मैकियावेली ने यह किताब क्यों लिखी।
ये किताब उसने लोरेंजो मेडिची के लिए लिखी थी, उसी मेडिची परिवार के हेड के लिए जिसने उसे टॉर्चर करवाया था, जिसने उसे एग्जाइल किया था। मैकियावेली जॉब चाहता था, वो वापस पॉलिटिक्स में आना चाहता था। तो उसने सोचा कि मैं अपना सारा नॉलेज, अपनी सारी समझ एक किताब में लिख देता हूं और मेडिची को गिफ्ट कर देता हूं। शायद उसे इंप्रेस करके वापस अंदर आ जाऊं। ये बात याद रखना, बाद में ये इंपॉर्टेंट होगी। अब आते हैं द प्रिंस की असली टीचिंग्स पे। उस जमाने में जो फिलॉसफी चलती थी वो ये थी कि एक लीडर की ग्रेटनेस उसकी गुडनेस से मेजर होती है, यानी राजा की महानता उसकी अच्छाई से मापी जाती है, उसके मॉरल से, उसकी नैतिकता से मेजर होती है। अच्छा इंसान, अच्छा राजा। लेकिन मैकियावेली ने यह पूरा आइडिया उठा के फेंक दिया। उसने कहा कि लीडर के लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, पावर बनाना और पावर रखना। अच्छा होना ग्रेटनेस की, महानता की निशानी नहीं है, बल्कि एक ग्रेट नेशन बनाना, एक महान साम्राज्य बनाना ग्रेटनेस की निशानी है। और ग्रेट नेशन बनाने के लिए कभी कभी अच्छा नहीं रह सकते। मैकियावेली ने पॉलिटिक्स को एथिक्स से पूरी तरह अलग कर दिया। उसने कहा कि यह किताब जिंदगी जीने का मैनुअल नहीं है, यह पावर रखने का मैनुअल है, इफेक्टिव लीडर बनने का मैनुअल है। और इस वजह से मैकियावेली ने क्रिश्चियनिटी रिजेक्ट कर दी, अपने धर्म को रिजेक्ट कर दिया, ट्रेडिशनल मॉरल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। ज्यादा प्रिसाइसली, मतलब ज्यादा सही तरीके से कहें तो उसने आर्ग्यू किया कि नैतिकता, मोरालिटी ठीक है, लेकिन एक इंसान हमेशा मॉरल रह के इफेक्टिव पॉलिटिशियन नहीं रह सकता। अब यहां एक बात समझो, मैकियावेली चाहता तो अपनी बात को थोड़ा सॉफ्ट कर सकता था। वो कह सकता था कि पावर रखने के लिए ये सब करना पड़ता है और इसलिए पावर अच्छी चीज नहीं है। वो कह सकता था कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो ये सब करते हैं। अगर वो ऐसा कहता तो उसे इतनी क्रिटिसिज्म नहीं मिलती, इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस छोटी सी किताब में मैकियावेली ने सिस्टमैटिकली मोरालिटी को तोड़ के रख दिया और उसकी जगह एक ऐसी समझ बिल्ड की जो डिस्टर्बिंग है, ट्रबलिंग है, लेकिन बहुत जगह सच भी है। और अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो मैकियावेली की फिलॉसफी का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। यह कहानी है चेजारे बोर्जिया की। चेजारे बोर्जिया पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ का बेटा था, यानी उसका बाप पोप था। और अपने बाप की मदद से बोर्जिया इटली में अपना नया स्टेट बना रहा था। 1502 में बोर्जिया ने चिजेना नाम का एक शहर जीत लिया और तुरंत आगे निकल गया अपना काम कंटिन्यू करने। अपनी जगह उसने अपने राइट हैंड मैन को छोड़ दिया, जिसका नाम था रमीरो दे लोर्कुआ। बोर्जिया ने डे लोर्कुआ को एक सिंपल ऑर्डर दिया, इस शहर में ऑर्डर लाओ, नियम बनाओ और जो करना हो वो करो। जितना रूथलेस होना है हो जाओ, जितना क्रूअल होना है हो जाओ, जितना भी हॉरिफिक होना पड़े हो जाओ। डे लोर्कुआ ने एग्जैक्टली वही किया। उसने लोगों के सामने उनके घर वालों के सर काटे, उसने प्रॉपर्टी सीज की, जो भी उसके रूल के खिलाफ गया उसे कैस्ट्रेट कर दिया, मतलब उसकी मर्दानगी खत्म कर दी। कुछ महीने इस तरह के पीस, इस तरह के ऑर्डर के बाद बोर्जिया खुद चिजेना आया और बोर्जिया को पता चला कि ऑब्वियसली अब शहर के लोग डे लोर्कुआ से नफरत करते हैं और एक्सटेंशन में उससे भी नफरत करते हैं। वो क्यों ना नफरत करें? डे लोर्कुआ ने अभी कुछ महीने पहले उनके बाप मारे, उनके भाई कैस्ट्रेट किए, उनकी बीवियों के साथ बुरा सलूक किया। तो एक रात बोर्जिया ने अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने डे लोर्कुआ के शरीर को बीच से 2 टुकड़ों में काटा, अलग अलग 2 पीसेस, और उसका सर वो भी अलग किया। फिर ये 3 चीजें इन्हें शहर के मेन चौक में एक डंडे पे रखवा दी। अगली सुबह जब लोग उठे और बाहर निकले, उन्होंने ये नजारा देखा। डे लोर्कुआ का कटा हुआ म्यूटिलेटेड शरीर वहां पड़ा था डिस्प्ले पे। और क्योंकि लोग डे लोर्कुआ से नफरत करते थे तो वो खुश हो गए। बोर्जिया बाहर आया और लोगों से बोला। उसने कहा कि डे लोर्कुआ ने पावर अपने हाथों में ले ली थी। उसने कहा कि डे लोर्कुआ अपनी मर्जी से ये सब कर रहा था। उसने कहा कि मैंने डे लोर्कुआ को कभी ये एट्रोसिटीज, ये जुल्म करने की परमिशन नहीं दी थी। उसने कहा कि डे लोर्कुआ एक सैवेज था, बेरहम था, एक सडिस्टिक साइकोपैथ था और मैंने तुम्हें इस मॉन्स्टर से बचाया है। इस लेवल की क्रूएल्टी और डिसोबीडियंस, मतलब जुल्म और नाफरमानी, ये मैं अपनी ग्रेट सोसाइटी में अलाउ नहीं कर सकता। ये था चेजारे बोर्जिया, एक रूथलेस, एक सिवियर, एक अंडरहैंडेड डबल क्रॉस अपने ही क्लोजेस्ट कॉमरेड के साथ। और जानते हो माकियावेली इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहता है? वो बोर्जिया की तारीफ करता है। पूरी द प्रिंस में माकियावेली चेजारे बोर्जिया को आइडियल लीडर की तरह प्रेजेंट करता है। माकियावेली कहता है कि देखो बोर्जिया ने क्या किया, उसने डर्टी वर्क किसी और से करवाया। जब लोग उस डर्टी वर्क के लिए नफरत करने लगे तो उसने उसी आदमी को मार दिया। अब लोग खुश हैं और बोर्जिया के हाथ साफ हैं। ये है पॉलिटिक्स, ये है पावर, ये है वो गेम जो तुम नहीं समझते लेकिन तुम्हारे ऊपर वाले समझते हैं। और ये कहानी, ये स्ट्रैटेजी, ये वही है जो आजकल कॉर्पोरेट्स में यूज होती है। बॉस तुम पर टारगेट पूरा करने के लिए प्रेशर डालता है, जो करना है करो, टारगेट पूरा चाहिए। और जब बात बिगड़ती है, बलि का बकरा तुम बनते हो और बॉस क्लीन निकल जाता है। रमीरो दे लोर्कुआ बस एक ग्लोरीफाइड मिडिल मैनेजर था जिसे उसके बॉस ने बस के नीचे फेंक दिया। माकियावेली का मानना था कि अच्छा होना ठीक है, ग्रेट है अच्छा होना, लेकिन तुम एक इफेक्टिव लीडर रह के हमेशा अच्छे नहीं रह सकते। माकियावेली के लिए पॉलिटिक्स एक नेवर एंडिंग नाइफ फाइट थी, एक ऐसी तलवारबाजी जो कभी खत्म नहीं होती। इस गेम में रूथलेसनेस जरूरी है, कंपटीशन जरूरी है। वो कहता है कि एक लीडर हमेशा कंपैशनेट, मतलब दयालु नहीं रह सकता, हमेशा लॉयल नहीं रह सकता।
हमेशा ह्यूमेन मतलब इंसानियत वाला नहीं रह सकता, हमेशा ऑनेस्ट नहीं रह सकता, क्योंकि लीडरशिप की नेचर ही ऐसी है कि तुम्हें कभी कभी क्रूअल होना पड़ेगा, डिसलॉयल होना पड़ेगा, इनह्यूमेन होना पड़ेगा और डिसऑनेस्ट होना पड़ेगा। माकियावेली एक सवाल पूछता है अपनी किताब में, क्या बेटर है, प्यार किया जाना या डर किया जाना, लव्ड होना या फियर्ड होना? और उसका जवाब बहुत रिवीलिंग है, मतलब बहुत कुछ बता देता है। वो कहता है कि बेस्ट तो ये होगा कि दोनों हो, लोग तुमसे प्यार भी करें और डरें भी, लेकिन ये दोनों हमेशा साथ नहीं जाते। और अगर चूज करना पड़े तो प्यार किए जाने से ज्यादा सेफ है कि लोग तुमसे डरें। मैकियावेली कहता है कि लोग अनरिलायबल हैं, भरोसे लायक नहीं है। कुछ लोग डरपोक हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ खरीद लिए जाते हैं, कुछ बस अपना मन बदल लेते हैं। ये सब होगा चाहे ये लोग कितना भी क्लेम करें कि वो तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन डर, मैकियावेली कहता है कि डर परमानेंट है। सजा एक टेंजिबल थ्रेटनिंग चीज है, मतलब एक ऐसी चीज है जो रियल लगती है, जो लोगों को हमेशा लाइन में रखती है। प्यार पे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि लोग तुमसे प्यार करें, लेकिन डर तुम कंट्रोल कर सकते हो। अब इस बात को पॉलिटिक्स से हटाकर अपने बचपन में, अपने स्कूल में देखो। वो स्ट्रिक्ट टीचर याद है जिसके क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था, और वो फ्रेंडली टीचर जिसकी क्लास में बच्चे नाचते थे, मजाक उड़ाते थे। रिजल्ट किसके क्लास में आता था? मैकियावेली का कहना कड़वा है, पर शांत दिमाग से सोचो, क्या डर एक्चुअली रिस्पेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं है? लेकिन मैकियावेली यहां एक चीज और कहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि हां, डर अच्छा है, लेकिन एक लीडर को कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। मतलब लोगों के दिल में अपने लिए नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। नफरत से असैसिनेशंस होती हैं, हत्या होती है, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, साजिशें होती हैं। अगर तुम्हें वायलेंस करनी है, क्रूअल्टी करनी है, तो जल्दी करो और चुपके से करो। नफरत मत पैदा होने दो लोगों में। प्यार लो जब मिल सके, डर लो जब प्यार न मिल सके, लेकिन नफरत कभी नहीं। यह था सक्सेसफुल पॉलिटिशियन मैकियावेली के हिसाब से। और ऑनेस्टी या ईमानदारी के बारे में मैकियावेली क्या सोचता था? वो मानता है कि हां, ऑनेस्ट होना एडमिरेबल है, अच्छा है, तारीफें मिलती हैं ऑनेस्ट रहने पे, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है, प्रभावी नहीं है। ओपोनेंट्स को आउटविट करके, मतलब उनसे ज्यादा स्मार्ट बनके, एक कनिंग लीडर यानी धूर्त और चालाक नेता ईमानदार नेता से ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैकियावेली कहता है कि एक ग्रेट लीडर के लिए झूठ बोलना ठीक है, अपने वर्ड से पीछे हटना ठीक है, लोगों को डिसीव करना ठीक है, उन्हें धोखा देना ठीक है, यहां तक कि उनकी पीठ में छुरा घोंपना भी ठीक है। वो कहता था, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, हालात बदलते हैं, तो तुम्हारे कमिटमेंट्स, तुम्हारे वादे भी बदलने चाहिए। ये एथिकल नहीं है, ये नैतिक नहीं है, लेकिन पावर रखने के लिए और ग्रेट नेशन बनाने के लिए यही करना पड़ता है। मैकियावेली कहता है कि लोग तुमसे झूठ बोलेंगे, तो फिर तुम्हारी क्या ऑब्लिगेशन है? क्या जरूरत है कि तुम उनसे सच बोलो? ऑनेस्ट रह के तुम अपने ओपोनेंट्स को एडवांटेज दे रहे हो। तुम एक ऐसा वेपन यूज करने से मना कर रहे हो जो तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ यूज होगा, और ये बेईमानी और आगे जाती है। मैकियावेली कहता है कि तुम्हें सच में वर्चुअस क्वालिटीज, मतलब अच्छे गुणों की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए कि तुम्हारे पास ये क्वालिटीज हैं। वो कहता है कि लोगों की एडोरेशन, मतलब उनका प्यार और रिस्पेक्ट जीतने के लिए दो चीजें चाहिए, अपीयरेंसेस यानी दिखावा, और रिजल्ट्स यानी नतीजे। ज्यादातर लोग एक लीडर को सिर्फ उसके वर्ड से जानते हैं। बहुत कम लोग देखते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा होता है। तो लोग तुम्हें जज करेंगे सिर्फ उस बेसिस पे जो वो देखते हैं, जो वो एक्सपीरियंस नहीं करते। तुम्हें जो बोलना है वो इंस्पायर्ड बाय वर्च्यूज फील होना चाहिए, यानी गुणों से प्रेरित महसूस होना चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हें उसी बेसिस पे जज करेंगे। लेकिन साथ में वो तुम्हारे अचीवमेंट्स भी जज करेंगे रिजल्ट्स के बेसिस पे। और रिजल्ट्स हमेशा ऑनेस्टी से नहीं आते, काइंडनेस से नहीं आते। गेम ऐसे नहीं खेली जाती। हमारे आसपास देखो, इंस्टाग्राम खोलो, न्यूज़ देखो, कितने लीडर्स हैं, कितने गुरुज हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कैमरा के सामने सबसे बड़े देशभक्त और धार्मिक बनते हैं। क्यों? क्योंकि मैकियावेली सही था। पब्लिक को तुम्हारी सच्चाई में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तुम्हारे इमेज में इंटरेस्ट है। जो दिखता है वो बिकता है। मैकियावेली ने बस उस मार्केटिंग को 500 साल पहले डिकोड कर दिया था। अब तक मैकियावेली एक विलन लगता है, और कुछ हद तक वो है भी। लेकिन अगर तुम मैकियावेली को सिर्फ विलन मान के छोड़ दो तो तुम उसके प्रोफाउंड ट्रूथ्स मिस कर दोगे, उसकी गहरी सच्चाइयां मिस कर दोगे। और कुछ सच्चाइयां तो इतनी गहरी हैं कि तुम सुन के अनकंफर्टेबल हो जाओगे। मैकियावेली ने क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट किया एज अ वे टू डील विद लाइफ्स प्रॉब्लम्स, मतलब जिंदगी की प्रॉब्लम से डील करने के तरीके के रूप में। द प्रिंस में वो लिखता है कि बहुत लोग मानते हैं, और अभी भी मानते हैं, कि दुनिया गॉड और फॉर्चून यानी किस्मत चलाती है, और चाहे लोग कितने भी श्रूड हों, मतलब चालाक हों, वो कुछ नहीं कर सकते, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है।
मैकियावेली इन वर्ड्स में गॉड के दुनिया चलाने के आइडिया पे टॉन्ट मार रहा है और एक तरह से ये ट्रिमेंडसली इंस्पिरेशनल है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेरणा देने वाली बात है। वो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी पे तुम्हारा कंट्रोल है, गॉड का नहीं। अब जाओ और उस कंट्रोल के साथ कुछ करो। मैकियावेली के फिलॉसफी में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पहला है विर्तु और दूसरा है फॉर्चूना। अब विर्तु का मतलब वर्च्यू या सद्गुण नहीं है, ये एक गलत ट्रांसलेशन होगा। मैकियावेली को गुड और इवल की सिंपल डिक्शनरी में इंटरेस्ट नहीं था, उसे इंटरेस्ट था सक्सेस वर्सेस फेलियर में, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस में। तो विर्तु का मतलब है कोई भी ट्रेट या गुण, कोई भी क्वालिटी जो तुम्हें तुम्हारी डिजायर्स अचीव करने में मदद करे। ये टैलेंट हो सकता है, बोल्डनेस हो सकती है, ब्रेवरी हो सकती है, विल पावर हो सकती है, कनिंग हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकती है। ब्रॉडली मतलब मोटे तौर पे विर्तु वो चीज है जो तुम्हें कर्म करने की शक्ति का एहसास देती है, तुम्हें फील कराती है कि तुम कुछ कर सकते हो। विर्तु के साथ तुम सच में ग्रेट बन सकते हो। और फॉर्चूना, फॉर्चूना सिंपली फॉर्चून है, लक है, किस्मत है। मैकियावेली कहता है कि फॉर्चूना बेसिकली डिसाइड करती है कि हम जो करते हैं उसका आधा हिस्सा क्या होगा, बाकी आधा हमारे ऊपर है, हमारे विर्तु पे है। मैकियावेली एक एनालॉजी देता है, एक कंपैरिजन देता है। वो कहता है कि एक दरिया है जो रेगुलरली फ्लड होता है, बाढ़ आती है और एक गांव को तबाह कर देता है, लोगों को मार देता है। यह है फॉर्चूना। लेकिन हम कुछ कर सकते हैं इस फॉर्चूना के साथ। हम बांध बना सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं, ताकि जब दरिया बाढ़ आए तो लोग सेफ रहें। यह है विर्तु का फॉर्चूना से मिलना। फॉर्चून सिर्फ वहां पावर रखती है जहां तुम उसे अलाउ करते हो। प्रिपरेशन के थ्रू, विर्तु के थ्रू तुम कम से कम रेडी तो हो सकते हो फॉर्चून से मिलने के लिए जब वो आए। और एक और बात, एक इंसान आज सक्सेसफुल हो सकता है XYZ करके, कोई भी काम करके, और कल वही चीजें करके फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर्चूना चेंज हो गई। इसलिए मैकियावेली कहता है कि तुम्हें अडेप्ट करने के लिए, बदलने के लिए रेडी रहना चाहिए। अपने अप्रोच को अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ स्टेप में रखना चाहिए। सीधी बात में अडेप्ट करो या मरो। मैकियावेली एक और चीज में बिलीव करता था। वो मानता था कि इंसान के अंदर एक बीस्ट है, एक जानवर है। चाहे हम बाहर से कितने भी मॉरल दिखें, कितने भी अच्छे दिखें, अंदर कुछ और है। अंदर एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ डिजायर फुलफिल करना चाहता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। शायद वो अपने टाइम से आगे था। साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग ने बाद में इसको शैडो कहा। ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने इसको सबकॉन्शियस कहा। मैकियावेली कहता है कि इस बीस्ट को दबाओ मत, लेकिन इसे कंट्रोल में भी मत आने दो। इससे सीखो, इसके साथ काम करना सीखो। एथिकल रहो, काइंड रहो, जस्ट रहो जब भी हो सके। लेकिन गोल की परस्यूट में, लक्ष्य के पीछे भागते वक्त बीस्ट की तरह बनो। शेर की तरह बनो जो लकड़बग्गों को भगा सके। लोमड़ी की तरह बनो जो इतनी चालाक है कि किसी जाल में नहीं फंसेगी। अगर तुम सिर्फ इंसानी नियमों, नैतिकताओं और तरीकों से ही खेलोगे तो हमेशा सीमित ही रहोगे, लिमिटेड ही रहोगे। लेकिन मैकियावेली की सबसे पावरफुल इंसाइट, उसकी सबसे चिलिंग, एक्यूरेट बात यह है। वो कहता है कि दुनिया जैसी होनी चाहिए और दुनिया जैसी है, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ी खाई है। और अगर तुम अपने आप को उस हिसाब से चलाते हो जैसी दुनिया होनी चाहिए, ना कि जैसी वो है, तो तुम अपनी खुद की डिस्ट्रक्शन लिख रहे हो, अपनी खुद की तबाही लिख रहे हो। मैकियावेली बेसिकली कह रहा है कि दुनिया यूटोपिया नहीं है, परफेक्ट जगह नहीं है। उसमें अच्छाई है, लेकिन वो पूरी तरह अच्छी नहीं है। उसमें जाल है, झूठ है, थ्रेट्स हैं, खतरे हैं। तुम्हें इन चीजों से वेरी रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तुम्हें ऐसे फंक्शन करना चाहिए जो इन रियलिटीज के सामने रिजिलियंस दे, मजबूती दे। उस हिसाब से जियो जैसी दुनिया है, ना कि जैसे तुम सोचते हो दुनिया होनी चाहिए। ये एक बात मैकियावेली की पूरी फिलॉसफी का कोर है, इसका दिल है। अब यहां तक सब ठीक है, लेकिन जब हम मैकियावेली के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। याद है मैंने बताया था कि मैकियावेली ने द प्रिंस लोरेंजो मेडिची के लिए लिखी थी। ये एक गिफ्ट थी, एक कोशिश थी मेडिची का ट्रस्ट और फेवर अर्न करने की, बेसिकली एक जॉब लेने की कोशिश। और याद रखना, मैकियावेली ने यह किया उस मेडिची फैमिली के लिए जिसने उसे जेल में डाला, टॉर्चर करवाया और देश से निकाला। तो क्या हुआ? मैकियावेली को जॉब नहीं मिली। असल में क्या हुआ था, लोरेंजो ने शायद वो किताब द प्रिंस कभी पढ़ी भी नहीं, और इवन अगर पढ़ी भी होती, मुझे लगता है मैकियावेली को फिर भी जॉब नहीं मिलती। क्यों? सोचो, मैकियावेली को सब लोगों में सबसे अच्छे से समझना चाहिए था कि उसके आइडियाज का क्या मतलब है, लेकिन उसने वही आइडियाज पब्लिश करके अपना कैरियर खराब किया। देखो मैकियावेली क्या एडवोकेट करता है, क्या सपोर्ट करता है। डिसीट, धोखा, बैकस्टैबिंग, पीठ में छुरा घोंपना, क्रूअल्टी, जुल्म, ऑपर्चुनिज्म, मौका देख के चाल बदलना। अब बताओ, तुम इस आदमी को अपने इनर सर्कल में क्यों रखोगे? तुम इसे कोई मीनिंगफुल पोजीशन क्यों दोगे? मैकियावेली के प्रिंसिपल्स जब पब्लिकली ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं तो वो इनक्रेडिबली एंटी सोशल बन जाते हैं, समाज के खिलाफ बन जाते हैं, शायद काउंटर प्रोडक्टिव भी, उल्टे भी पड़ जाते हैं।
कम से कम ये तो कह सकते हैं कि मैकियावेली ने खुद को सैक्रिफाइस किया अपनी आइडियोलॉजी फैलाने के लिए। द प्रिंस पढ़ के कौन मैकियावेली के पास रहना चाहेगा? आंसर है कोई नहीं। तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि बेटर है कि वो तुम्हारी साइड पे हो रेदर देन दुश्मनों की साइड पे, लेकिन फैक्ट ये है कि मैकियावेली कभी किसी सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑफ पावर में नहीं आया। उसने कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान नहीं बनाया। उसने कभी कोई क्रांति भी नेतृत्व नहीं की। वो कभी किसी सिटी या कंट्री का इंचार्ज नहीं बना। अपनी सारी थियरीज के बावजूद मैकियावेली ने कभी अपने आइडियाज को ह्यूज एफिकेसी के साथ प्रैक्टिस नहीं किया। मतलब उसके आइडियाज से उसे खुद को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका कुछ भी मैकियावेलियन करने का। हाँ, वो सीक्रेसी और चालाकी को बढ़ावा देता था, तो शायद उसने हिस्ट्री से कुछ छुपा लिया, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उसकी लाइफ पे ऑथरशिप यानी लेखक होने के अलावा कोई अच्छी रोशनी नहीं डालते। लेकिन फिर भी मैकियावेली की लेगेसी स्ट्रांग है, उसकी विरासत मजबूत है। उसकी राइटिंग ने अनडिनाइबली हिस्ट्री पे अपनी छाप छोड़ दी। द प्रिंस मैकियावेली की जिंदगी में पब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन जब प्रिंट में आई, एक इंग्लिश कार्डिनल ने डिक्लेयर किया कि यह शैतान की उंगली से लिखी गई है। फिर पोप पॉल द फोर्थ ने बुक को इमीडिएटली बैन कर दिया। 1572 में जीन जेंटली ने एक बुक लिखी जिसने फॉर्मली मैकियावेली को हिस्ट्री में विलन एस्टैब्लिश कर दिया। उसने मैकियावेली को इतिहास में एक खलनायक के रूप में पेश किया। किताब में लिखा कि मैकियावेली एक क्रूर, दुष्ट इटालियन था। कुछ लोगों ने जानबूझकर उसकी किताब का ऐसा वर्जन प्रिंट किया जो उसके असली विचारों को बदल कर दिखाता था। इससे लोगों ने समझ लिया कि मैकियावेली केवल सत्ता पाने और दूसरों को धोखा देने में विश्वास करता था। धीरे धीरे उसका नाम दुष्टता और चालाकी का पर्याय बन गया। लेकिन सच ये है कि मैकियावेली का थीसिस सिर्फ ये था कि क्रिश्चियन मॉरल्स और इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा कंपैटिबल नहीं है, हमेशा साथ नहीं जा सकते। मुझे लगता है आज ज्यादातर लोग इस सेंटिमेंट से एग्री करेंगे, इस बात से सहमत होंगे। उसके विचार समय के साथ फेड नहीं हुए। दुनिया भर के नेता उनकी फिलॉसफी को अपनाते हैं। ये नेता ना तो पूरी तरह नैतिक होते हैं, ना ही पूरी तरह अमोरल, ना पूरी तरह सत्तावादी, ना पूरी तरह परमिसिव। मैकियावेली की लिखी बातें आधुनिक राजनीति के खेल को लगभग पूरी तरह डिस्क्राइब करती हैं। आज के नेता अक्सर नैतिकता का दिखावा करते हैं और जब मौका मिलता है तो उस पर काम भी करते हैं। असलियत यह है कि नीति और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच हमेशा एक तरह का तलाक है। और चाहे तुम किसी भी राजनीतिक स्थिति में खड़े हो, मुझे लगता है हम सब अग्री कर सकते हैं कि यह मोस्टली सच है। और अब मैं अपनी बात कहूं, मुझे पर्सनली लगता है कि उसकी ओपिनियंस ऑन लाइफ, दुनिया और उसमें ऑपरेट करने के तरीके ये टाइमलेस विजडम रिवील करती हैं। ऐसी समझ जो हमेशा काम आती है, वो विजडम जो कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं खुद मैकियावेली के सिनिसिज्म का रेजिस्ट करता हूं, उसकी नेगेटिविटी से बचता हूं। मैं कभी चेजारे बोर्जिया जैसा नहीं बनना चाहूंगा, ना ही मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई बोर्जिया जैसा लीडर हो। मैं बिलीव करता हूं कि लोग इनहेरेंटली अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मैं ये मैकियावेली के सामने कहता तो वो मेरे मुंह पे हंसता। वो कहता कि मैं एग्जैक्टली वो कर रहा हूं जिसके अगेंस्ट वो वॉर्न करता है। वो कहता कि मैं दुनिया में जैसी होनी चाहिए उस हिसाब से जी रहा हूं, ना कि जैसी वो है। इस तरह मैकियावेली की राइटिंग में एक सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा इंसान है या बुरा। उसे किसी गॉड की परवाह नहीं, उसे दोस्तों की परवाह नहीं। उसकी फिलॉसफी को सिर्फ एक चीज की परवाह है, पावर। शायद ऐसे डिटर्मिनेशन में कुछ एडमिरेबल है, कुछ तारीफें लायक हैं। चाहे वो हर इंसान के लिए रेलेवेंट ना हो, लेकिन जैसे हर ग्रेट विलन की तरह मैकियावेली खतरनाक है। उसकी आइडियाज को होलसेल सब्सक्राइब करना खतरनाक है, पूरी तरह अपनाना खतरनाक है, और शायद इक्वली खतरनाक है उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना। और यहां वो बात आती है जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है। आज से लगभग 1800 साल पहले भारत में एक आदमी था जिसका नाम था चाणक्य। उसने अर्थशास्त्र लिखी, एक ऐसी किताब जो स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे थी। और अगर तुम अर्थशास्त्र और द प्रिंस को साइड बाय साइड रख के पढ़ो तो तुम्हें बहुत सी सिमिलर बातें मिलेगी। दोनों डिप्लोमेसी पे बात करते हैं, दोनों स्पाइज और इंटेलिजेंस पे बात करते हैं। दोनों कहते हैं कि कभी कभी राजा को मॉरल रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। मैकियावेली ने 500 साल पहले इटली में वो डिस्कवर किया जो चाणक्य 1800 साल पहले भारत में लिख चुके थे। वेस्ट ने इसे रेवलेशन माना, हमने ये कब का जान लिया था। तो शायद ये आइडियाज किसी एक कल्चर की नहीं है, शायद ये ऑब्जर्वेशंस हैं कि पावर कैसे काम करती है, चाहे इटली में हो या भारत में, चाहे 300 BC हो या 1500 AD। और शायद ये ऑब्जर्वेशंस आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तुम मैकियावेली से प्यार कर सकते हो या नफरत कर सकते हो, तुम उसे विलन कह सकते हो या जीनियस, लेकिन एक बात तुम डिनाई नहीं कर सकते, उस आदमी ने वो लिखा जो लोगों के दिमाग में था लेकिन जुबान पे नहीं था। उसने वो लिखा जो पावर के गेम्स में होता है लेकिन कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं होता। और इसीलिए 500 साल बाद भी, उसे बैन करने के बाद भी, उसे विलन बनाने के बाद भी तुम और मैं आज उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सच इतने अनकंफर्टेबल होते हैं कि उन्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और मैकियावेली, उसने पूरी जिंदगी वो ही अनकंफर्टेबल सच बोलने में बिताई, चाहे उसकी खुद की जिंदगी उस सच की वजह से खराब हो गई।